वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज में इस लेक्चर का टॉपिक है विटामिन बी 9। इस विटामिन का दूसरा नाम या फिर केमिकली इस विटामिन को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, तमाम तर डिटेल जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। फॉलिक एसिड इज वाटर soluble, हीट स्टेबल एंड एंटी अनेमिक फैक्टर। विटामिन बी 9 जिसका दूसरा नाम फॉलिक एसिड है, ये पानी में हल पजीर होने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा विटामिन बी 9 के अंदर एक और खसूसियत पाई जाती है, जो कि ये है कि ये तेज़ दर्जा हरारत में भी खुद को मतवाजन रखने की सलाहियत रखता है। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है, फॉलिक एसिड जिसको हम आम ज़बान में आयरन भी कहते हैं। तो विटामिन बी 9 के अंदर एंटी अनीमिक फैक्टर पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा विटामिन है जो कि अनीमिया के खिलाफ काम करता है। अनीमिया असल में कहा जाता है एक ऐसी बीमारी को जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी 9 जिसका दूसरा नाम फॉलिक एसिड है, ये खून की कमी को पूरा करने में अपना किरदार अदा करता है। इसलिए हम विटामिन बी 9 को एंटी अनीमिक फैक्टर के तौर पर भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 9 के सिनोनिम्स की, यानी कि हम विटामिन बी 9 को और कौन से नामों से जानते हैं। तो इसमें शामिल है विटामिन एम, यानी कि आप विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं। आप विटामिन बी 9 को विटामिन एम भी कह सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 की केमिकली साख्त कैसी होती है? विटामिन बी 9 का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया गया है। इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। अब अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो विटामिन बी 9 के फार्मूले में शामिल है 19 कार्बन, 19 हाइड्रोजन, 7 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 का केमिकली स्ट्रक्चर तो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यहाँ पर मज़ीद हम इसकी केमिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। विटामिन बी 9 जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो फॉलिक एसिड की जो सही काम करने वाली शक्ल है उसको हम टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूँ कि आप विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं, आप विटामिन बी 9 को टेट्राहाइड्रोफोलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी 9 की जो काम करने का अंदाज है, जो काम करने की केमिकली शक्ल है, उसको हम टेट्राहाइड्रोफोलेट ही कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फॉलिक एसिड इज पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है? ये असल में पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड है। अब ये पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी 9 की एक मसनूई शक्ल है। इस मसनूई शक्ल को हम पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड कहते हैं। ये सप्लीमेंट यानी कि इजाफी तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा भी ये खुराक जैसा कि आटा हो गया, अनाज वगैरह बनाने में भी स्टीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्टीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड स्ट्रक्चर हैज़ 3 कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आपको कि विटामिन बी 9 का दूसरा नाम फॉलिक एसिड है, और विटामिन बी 9 की जो एक्टिविटी यानी कि सही अंदाज में काम करने की जो शक्ल है उसको हम टेट्राहाइड्रोफोलेट के नाम से जानते हैं। और फॉलिक एसिड क्या है? वो खुद एक पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड है। अब ये जो पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी केमिकली साख्त के अंदर
तीन अशिया पाई जाती हैं, यानी कि पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर आप नीचे देख सकते हैं और इसके तीन हिस्से कौन से हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हिस्सा है पिटीरीडीन। A pyridine nucleus linked to para-aminobenzoic acid to form pyruvic acid. This in turn is linked to glutamic acid. पिटीरॉयल मोनोग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर नीचे आप अपनी स्लाइड में देख रहे हैं। इसके तीन कंपोनेंट यानी कि तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से को हम पिटीरीडीन कहते हैं, जिसको आप बाईं इतराफ में काले रंग के स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं। ये क्या है? ये असल में पहला हिस्सा है, जिसको हम पिटीरीडीन रिंग या फिर पिटीरीडीन न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नीले रंग के स्ट्रक्चर के साथ आपको दिखाया गया है और इसका नाम है पैरा-एमाइनो-बेंजोइक एसिड। इसको हम पाबा के नाम से भी जानते हैं। पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा यानी कि पिटीरीडीन और पैरा-एमाइनो-बेंजोइक एसिड जब आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से जो चीज़ बनती है उसको हम पिटीरोइक एसिड का नाम देते हैं। अब ये पहले दोनों हिस्से आपस में जुड़कर पिटीरोइक एसिड की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ये पिटीरोइक एसिड फिर तीसरे हिस्से के साथ जाकर जुड़ता है और तीसरा हिस्सा आपको दाईं इतराफ में सुर्ख रंग के अंदर दिखाया गया है, जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद चौथे नंबर पर है बिफोर फंक्शनिंग फॉलिक एसिड इज रिड्यूस टू 1 to 7 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड DHFA and then to tetrahydrofolate THFA। विटामिन B9 या फिर फॉलिक एसिड जब काम करने की शक्ल इख्तियार करता है, यानी कि जब ये इंसानी जिस्म के अंदर मेटाबोलाइज होता है, तो इस सूरत में ये फॉलिक एसिड खुद को तोड़ फोड़ का शिकार कर लेता है। तो फॉलिक एसिड टूट फूट का शिकार होने के अमल के दौरान सबसे पहले किस में तब्दील होगा? 1 to 7 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिसको हम DHFA कहेंगे, और इसके बाद ये तीन हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जिसको हम टेट्राहाइड्रोफोलेट का नाम देंगे। ये तमाम अमल किस तरह से होता है, इसको हम आने वाली स्लाइड के अंदर तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इस अमल को समझने के लिए आपने स्लाइड को बाईं इतराफ में देखना है, जहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉलिक एसिड, जो कि कीमियाई अमल के बाद तब्दील हो जाता है DHFA यानी कि डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में, और इसके बाद मज़ीद कीमियाई अमल से गुजरने के बाद ये तब्दील हो जाता है THFA यानी कि टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। इन तीनों का ये अमल किस तरह से होता है और इसमें कौन सी केमिकली चेंजेस आती हैं, ये सब हम कीमियाई साख की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप दाईं इतराफ वाली स्लाइड को देखें तो आपको सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड का। जब ये डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड यानी कि DHFA कीमियाई अमल से गुजरता है, यानी कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इस पर एंजाइम अमल करता है। इसके साथ ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम क्या होता है? ये एक दवाई का नाम है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने में इस्तेमाल होती है। तो दोनों अशिया के कीमियाई अमल से गुजरने के बाद ये तब्दील हो जाता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में, जिसको हम THFA के नाम से जानते हैं। तो अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर वाज़िया तौर पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपको ये फ़र्क कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। सोर्सेस ऑफ विटामिन B9। विटामिन B9 को हम कुदरती तौर पर किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, ये सब हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर।
विटामिन बी 9 जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये कुदरती तौर पर वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इट इज़ नेम्ड फॉलिक एसिड बिकॉज इट अकर्स स्पेशली इन फॉलिज ऑफ प्लांट्स आल्सो कॉल्ड फॉलासीन। विटामिन बी 9 जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये असल में ऐसे पौधों में पाया जाता है जो कि पत्ते रखते हैं। फॉलिज का मतलब ये होता है जैसा कि पत्तों वाली सब्जियां और फल वगैरह, जैसा कि मिसाल के तौर पर पालक, धनिया, सलाद के पत्ते, ये सब फॉलिज है। पौधों के जो पत्तों वाले हिस्से होते हैं, खुसूसी तौर पर वहाँ पर फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी 9 पाया जाता है और इस फॉलिज को हम फॉलासीन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की कि विटामिन बी 9 जानवरों के कौन से हिस्सों में पाया जाता है। इट्स चीफ डाइटरी सोर्सेज आर लिवर, किडनी एंड बीफ। विटामिन बी 9 जानवरों के जिगर, उनके गुर्दों और उनके गोश्त वगैरह में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। इसके बाद देख लेते हैं प्लांट सोर्सेज कि विटामिन बी 9 कौन से पौधों में वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो इसमें शामिल है कॉलीफ्लावर, व्हीट एंड रूट वेजिटेबल्स। कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी के पत्तों में पाया जाता है, व्हीट गंदम में मौजूद होता है एंड रूट वेजिटेबल्स और ऐसी सब्जियां जो कि जड़ें रखती हैं जैसे कि मूली, गाजर, अदरक वगैरह, इन तमाम के अंदर विटामिन बी 9 यानी कि फॉलिक एसिड वाफर मिकदार में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बट दिस सप्लाई इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। विटामिन बी 9 इसको कौन बनाने में मदद देता है? हमारी आंतड़ियों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। इंसानी आंतड़ियों के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी विटामिन बी 9 को बनाने में अपना किरदार अदा करता है, लेकिन इसका ये अमल हमारी जिस्म की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, जिस वजह से इंसान को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना पड़ता है। यानी कि इंसान अपनी खुराक के अंदर अगर इन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि ऐसी सब्जियां और फल जो कि पत्ते रखते हैं उनको शामिल कर ले तो फिर वो विटामिन बी 9 की कमी को पूरा कर सकता है। इट इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ टोटल बॉडी फॉलिक एसिड अप टू 60% प्रेजेंट इन द लिवर। अगर हम इंसानी जिस्म में विटामिन बी 9 को स्टोर करने की बात करें तो इंसानी जिगर के अंदर विटामिन बी 9 महफूज होता है। अब अगर हम ये बात करें कि अगर तमाम इंसानी बॉडी यानी कि इंसानी बॉडी के तमाम अज़ा में ऐसा कौन सा अज़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी 9 महफूज होता है, तो इसका जवाब है लिवर। यानी कि इंसानी जिगर के अंदर इंसानी जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों की नस्बत 60% विटामिन बी 9 महफूज होता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 इंसानी जिस्म के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और ये इंसानी जिस्म के अंदर क्या इफ़ाल सरंजाम देता है, ये सब हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड इज़ टू कैरी आउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ वन कार्बन मॉइटी सच एज। फॉलिक एसिड का पहला फंक्शन ये है कि फॉलिक एसिड का सबसे अहम काम कीमियाई अमल को अंजाम देना है जिसमें कार्बन का आधा रह जाना शामिल है। जैसा कि ए नंबर पर लिखा है फॉर्माइल यानी कि CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस फॉर्माइल का फार्मूला आप साथ में लगे पीले रंग के डब्बे में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। नीले रंग के अंदर आपको CHO यानी कि फॉर्माइल का फार्मूला दिखाया गया है, जबकि R अल्काइल ग्रुप को जाहिर करता है। इसके बाद बी पर है मिथाइल जिसका फार्मूला है CH3 यानी कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। इसका फार्मूला भी आपको स्लाइड के
दाएं तरफ में नीचे वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा है। विटामिन बी9 का दूसरा फंक्शन है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलीन। विटामिन बी9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये कोलीन को बनाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है। अब ये कोलीन क्या है? कोलीन असल में एक नामयाती और पानी में हल होने वाला मरकब है। अब अगर हम कुदरती तौर पर बात करें कि कोलीन कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये कुदरत में वाफर मिकदार में पाया जाता है, जैसा कि गोश्त, अंडे और सब्जियों वगैरह में। इसके अलावा मछली के गोश्त में भी कोलीन मौजूद होता है और ये जिगर में बनता है। तो अब आपको ये बात वाज़िह हो गई कि फॉलिक एसिड जो कि विटामिन बी9 है, ये कोलीन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, इट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपाइसिस अलॉन्ग विथ विटामिन बी12। विटामिन बी9 विटामिन बी12 के साथ मिलकर, यानी कि दो विटामिन, एक विटामिन बी12 और दूसरा विटामिन बी9 आपस में मिलकर खून के खुलियात को बनाने में भी अपना अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। हेमेटोपाइसिस कहा जाता है खून के बनने के अमल को, और खून के बनने के इस अमल में फॉलिक एसिड का मौजूद होना लाजमी है। इसके बाद चौथा फंक्शन है, मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। फॉलिक एसिड इंसानी जिस्म की बढ़ोतरी, उसके इज़ा की बढ़ोतरी और नशो नमा को बरकरार रखने में भी अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है। इसके बाद पांचवा फंक्शन है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी9 हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म में भी हमें रोल अदा करता हुआ नज़र आता है। हिस्टिडीन क्या होती है? ये अमाइनो एसिड का नाम है। अमाइनो एसिड की बहुत सारी इकसाम है, उनमें से एक किस्म का नाम हिस्टिडीन है। और विटामिन बी9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये इस अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है। सम अदर फंक्शंस इंक्लूड, विटामिन बी9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये इंसानी जिस्म के अंदर कुछ अहम तरीन इफ़ाल सरंजाम देता है। ये और कौन से फंक्शंस हैं, ये भी हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। फॉलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया कहा जाता है इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी का हो जाना। अनीमिया की बहुत सारी इकसाम हैं, जिनको आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अनीमिया की एक किस्म की बात करेंगे, जो कि है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी को होने से बचाता है। ये इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी से बचाता है, खासकर जब हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की बात करते हैं। इस बीमारी के अंदर फॉलिक एसिड बतौर अद्वियात इंसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। फॉलिक एसिड इज आल्सो यूज्ड फॉर अदर कंडीशंस commonly associated with folic acid deficiency। विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड इंसानी जिस्म के अंदर और भी बहुत सारी हालतों और सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब हम बात करते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो गई है। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन बी9 की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें शामिल है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी निज़ाम के आखिरी दो हिस्से यानी कि कोलॉन और रेक्टम की सोजिश हो जाती है, और ये कोलॉन और रेक्टम की ये सोजिश विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती है। इसके बाद लिवर डिजीज़ यानी कि जिगर की तमाम तर बीमारियां फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती हैं। एंड अल्कोहलिज्म एंड किडनी डायलिसिस।
किडनी डायलिसिस कहा जाता है गुर्दों की बीमारी को। तो किडनी डायलिसिस असल में जब इंसानी गुर्दे सही से काम नहीं करते तो फिर उनको डायलिसिस के अमल से गुजारना पड़ता है। इस अमल में एक मशीन के ज़रिए खून में से फुजला और अज़ाफ़ी फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम मज़ीद विटामिन बी9 के फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और माइट बिकम प्रेग्नेंट टेक folic acid to prevent miscarriage and neural tube defects. Birth defects that occur when the fetus spine and back don't close during development. वो खवातीन जो कि हामला है या फिर हामला होने की ख्वाहिश रखती हैं या हामला हो सकती हैं, वो अस्काते हमल और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए फॉलिक एसिड बतौर अद्वियात इस्तेमाल करती हैं ताकि वो पैदाइशी नुकसान से बच सके। पैदाइशी नकाइस जो इस वक्त पैदा होते हैं जैसा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे की रीढ़ की हड्डी और कमर की नशोनुमा के दौरान बंद ना होना, ये सब भी विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है। सम पीपल्स यूज फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट कोलोन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। कुछ लोग विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कोलोन और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों के अंदर भी करते हैं ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक as well as to reduce blood levels of a chemical called homocysteine. होमोसिस्टीन असल में अमाइनो एसिड का ही नाम है, यानी कि अमाइनो एसिड की बहुत सारी इकसाम है जिसमें एक का नाम होमोसिस्टीन है। विटामिन बी9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, ये इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। खासकर जब हम दिल की बात करते हैं तो ये दिल की भी बहुत सारी बीमारियों से इंसान को बचाता है। इसके अलावा स्ट्रोक से भी बचाता है और इसके अलावा इंसानी खून के अंदर एक खासकर केमिकल यानी कि अमाइनो एसिड जिसका नाम होमोसिस्टीन है, इसकी कमी से भी इंसानी जिस्म के अंदर खून को बचाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी9। अगर इंसानी जिस्म के अंदर विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो ऐसी सूरत में कौन सी अलामात पैदा होती हैं, ये सब हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है हेमेटोपाइटिक डिफेक्ट। हेमेटोपाइटिक कहा जाता है खून के बनने के अमल को और डिफेक्ट कहा जाता है बीमारी को। यानी कि अगर इंसानी जिस्म के अंदर खून के बनने का अमल सही तरह से ना हो या फिर इंसानी खून ना बने तो ऐसी बीमारी को हम हेमेटोपाइटिक डिफेक्ट कहते हैं और ऐसा विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है। तो पहले नंबर पर है बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला जो गूदा है, अगर वो सही तरह से काम नहीं करता या फिर उसमें कोई कमी आ गई है तो ऐसी सूरत में हेमेटोपाइटिक डिफेक्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है पैनसाइटोपीनिया। ये खून के तीनों खुलिए यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों खुलियों का सही से ना बनना या फिर खून के तीनों खुलियों का कम हो जाना पैनसाइटोपीनिया कहलाता है और ये अलामत भी विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मगेलोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया कहा जाता है इंसानी जिस्म के अंदर खून का कम हो जाना और अनीमिया की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मगेलोब्लास्टिक अनीमिया की बात की गई है और ये भी अनीमिया की ऐसी किस्म है जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है और ये अलामत भी विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती है। इसके बाद दूसरा सिम्टम है रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट, यानी कि निज़ाम तौलीद के अंदर विटामिन बी9 की कमी की वजह से कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें शामिल है सबसे पहले एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया को आप
साथ वाली तस्वीर में भी देख सकते हैं। बाईं तरफ में आपको नॉर्मल स्पर्म्स दिखाए गए हैं, जबकि दाईं तरफ में आपको एज़ोस्पर्मिया दिखाया गया है। तस्वीर से तो आपको वाज़िया तौर पर अंदाज़ा हो गया है कि हम क्या बात करने वाले हैं। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें एजैकुलेशन के अमल के दौरान स्पर्म्स का ना होना या फिर स्पर्म्स की तादाद का कम हो जाना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। जैसा कि आपको तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि बाईं की तरफ में नॉर्मल स्पर्म्स यानी कि तादाद स्पर्म्स की बहुत ज़्यादा है, जबकि दाईं की तरफ में एज़ोस्पर्मिया के अंदर स्पर्म्स की तादाद आधी रह गई है या फिर ना होने के बराबर है। इसके बाद आगे है एमिनोरिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें औरतों के मेंसेस का ना होना शामिल है, और ये अमल भी विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है। तीसरे नंबर पर है ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बढ़ोतरी का सही तरह से ना होना, और ये भी विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होता है। Occurs when your fetus does not develop at a normal rate। ऐसा तब होता है जब माँ के पेट के अंदर बनने वाले बच्चा मामूल की शरह से नशोनुमा नहीं करता, और ऐसा तब ही होता है जब माँ के अंदर विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर है जेनेलाइज अफेक्ट्स। ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि विटामिन B9 की कमी की वजह से होती हैं और हमें मुख्तलिफ निज़ामों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर पर है डायरिया, दूसरे नंबर पर लिखा है माल एब्जॉर्प्शन। ये माल एब्जॉर्प्शन असल में खुराक का हजम और जज़ब ना होने वाली अलामत को कहा जाता है। इसके बाद डर्माटाइटिस यानी कि जिल्द की सोजिश का हो जाना, जिल्द पर बहुत सारी बीमारियों का मुब्तला हो जाना, जैसा कि चेहरे पर दाने, छाइयाँ वगैरह निकल आना। जिल्द की तमाम तर बीमारियों को हम डर्माटाइटिस का नाम देते हैं। इसके अलावा वीकनेस यानी कि इंसानी जिस्म का कमज़ोर हो जाना, लेथार्जी इंसान का सुस्त हो जाना, एंड ईजी फटीग और इंसान का थक हार जाना, ये तमाम अलामात विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ही होती हैं। यहाँ पर हमारा विटामिन B9 फॉलिक एसिड का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।